बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़ारूक अहमद हाज़िर है प्रोग्राम अपना पाकिस्तान लेकर। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया और दहशत गर्दी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है। कल का जो वाक़या हुआ, जो JUI फे मौलाना फजल रहमान साहब के एक कन्वेंशन के ऊपर जो अटैक किया गया, ग़ालिबन उसकी ख़बरें तो यूँ आ रही हैं कि वो कोई सुइसाइड बम्बर था। अकॉर्डिंग टू पुलिस के वो दहशतगर्द जो था वो उसने अपने आप को उड़ा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अचानक जो दहशतगर्दी की लहर आई है, इसका पस मंज़र क्या है, इसके पीछे क्या अवामल है। और ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हो रहा है, तो कभी किसी शहर के अंदर किसी गली में किसी मस्जिद में अटैक हो रहा है। ये कौन लोग हैं और इनकी पुष्टपनाही क्यों कौन कर रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो खित्ता है पाकिस्तान का, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पूरी दुनिया की निगाहें जमी हुई हैं। उसके दो अवामल हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान कोई माशी तौर पे बहुत ताकतवर हो गया है और पाकिस्तान के अंदर कोई दूध की और शहद की नहरें बहनी शुरू हो गई हैं, ये बात नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर निगाहें इसलिए आलमी सतह पे ख़ास तौर पे जो वेस्ट है उसकी निगाहें लगी हुई हैं, वो है सिर्फ़ एक रीज़न, और वो है ग्वादर पोर्ट। सी पैक और ग्वादर पोर्ट असल में ये सबको ये खटकता है दिले यज़दां की तरह, कांटे की तरह खटकता है दिले यज़दां की तरह। और उस पर निगाहें इसलिए जमी हुई हैं कि चाइना का और पाकिस्तान का जो इस ज़मन में जो इश्तराक है, जो उनकी बामी काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है, और जो आगे सनती जोन बनने शुरू हो गए, उनके ऊपर अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जो एक 3-4 साल से ये मामला बड़ा स्लो स्पीड से जा रहा था, ग़ालिबन ये कहा जा रहा है कि ये सारा मामला ठप हो चुका था। उसके अंदर अचानक एक तेज़ी आ गई है, तेज़ी की लहर आ गई है, और ये जो दहशत गर्दी के ये करवाने के जो वाक़यात हैं, ये जो लोग मुलव्वस हैं, इनके बारे में ये तजिया नगार ये कहते हैं, एक्सपर्ट जो हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट भी यही है कि ये TTP के वो स्प्रिंटर ग्रुप हैं, वो तालिबान हैं जो अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोग पनाह लिए हुए हैं वो आए दिन पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, और अफ़गानी हुकूमत जो है उनको रोकने में क्यों नाकाम है। क्या ये सारा कुछ जो खेल है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत की आशीर्वाद की से हो रहा है। पहले तो ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का बहुत अमल दखल है, हिंदुस्तान की हजारादारी है, इंटेलिजेंस हिंदुस्तानी जो है वहाँ बड़ी एक्टिव है। तो अब तो तालिबान का कंट्रोल संभालने के बाद ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। और जो मुआहदा हुआ, कतर मुआहदा, जिसकी रूह से वो तालिबान जो है वो बरसर इक़्तिदार आए अफ़गानिस्तान के अंदर, उन तालिबान के पीछे कौन सी क़ुव्वत खड़ी है। मेरा सिर्फ़ एक सवाल ये है कि तालिबान क्या उन्होंने पाकिस्तान को ये यकीन दहानी नहीं दिलाई थी? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम अपनी सरज़मीन किसी भी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं देंगे और उसको रोकेंगे? आज उनका बयान जो है वो उसके 90 डिग्री उल्टा आ रहा है, उन्होंने ट्विस्ट ले लिया। वो ये कह रहे हैं कि हमारा मुआहदा जो है वो अमेरिका के साथ है, कोई पाकिस्तान के साथ, हमारी पाकिस्तानी अफवाज के साथ या पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा नहीं है। देखिए, बात सीधी सी ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चंद एलिमेंट जो हैं वो भी उन TTP के जो लोग हैं उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि ये सारी जो असिस्टेंट है, जो उनको जो दिया जा रहा है एक टू एंटर इनटू पाकिस्तान, उनके सरों पे हाथ रखा जा रहा है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये हमारे अंदरून खाना के लोग ही तो हैं। ये हमारे अंदर रहते हुए उसके बगैर तो ये दहशत गर्दी के वाक़यात नहीं हो सकते। जैसे ये कल वाक़या हुआ, उसमें ग़ालिबन 50 से ऊपर लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं, 100-150 से ऊपर ज़ख्मी हैं। तो इस किस्म के वाक़यात का क्या यही पस मंज़र है? और ये उसी वक्त क्यों हुआ जब चाइनीज़ जो है वो नायब वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म
वो जो एक ऑफिशियल डेलीगेशन लेके पाकिस्तान आए हुए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, वो 10 साल जो सी पैक का प्रोग्राम है उसकी याद में एक जो सरमनी हो रही है उसमें शिरकत के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाए। तो एन उसी वक्त उन्हीं दिनों में ये धमाका क्यों? इसलिए कि मुझे यूँ लगता है कि ये सारा एक प्री प्लान काम था, पहले से तैयार शुदा एक स्कीम थी, पहले से ये सारा मामला तैयार है। सब जो भी लोग इसके मास्टरमाइंड हैं उन्होंने एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये मामला जो है वो आपने दोबारा हाथ में लिए और ये आए दिन वाक़यात जो है वो हो रहे हैं। इनको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो एलिमेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जो वो सरगने जो 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 कल्प्रेट्स वो जो पाकिस्तान के अंदर बैठे उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको जो उनकी मदद कर रहे हैं दाम दिल में सुखने जैसे भी, तो हमारी एजेंसियों का ये काम है कि उनको चुन चुन के साफ़ किया जाए, उनको निचोड़ा जाए, उनको खंगाला जाए, उनको उनके बिल्लू से बाहर निकाला जाए, बाहर निकाल के फिर उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, अदालतों के ज़रिए उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। हमारी एजेंसियों का काम क्या होता है? इंटेलिजेंस एजेंसी का ये काम नहीं होता कि जब कोई वाक़या हो जाए तो उसके बाद ये कहा जाए कि हाँ हम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हमेशा प्रोएक्टिव किरदार अदा किया करती हैं और हमारी माशाल्लाह इंटेलिजेंस एजेंसी ISI दुनिया की एक मानी हुई मंजी हुई इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये सही बात है, मैं ये मानने पे तैयार हूँ और मेरा कहना भी यही है कि इस किस्म के वाक़यात कुल्ली तौर पे रोकना नामुमकिन है, मुश्किल है। ये कोई सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया पूरी में इस किस्म के वाक़यात इक्का दुक्का जो है अगर होते हैं तो पूरे इंटेलिजेंस जो है उनको, मगर एक बात है कि जब एक मरतबा कोई दहशतगर्दी का वाक़या कहीं हो जाए, एक मरतबा अगर किसी जगह कोई इस पैमाने का वाक़या हो जाए, मैं मिसाल यूँ दूँगा कि यहाँ UK के अंदर एक वाक़या हुआ था 7/7 जिसको कहते हैं, या और एक आध वाक़या हुआ, उसके बाद उस वक्त से लेकर आज तक फिर मुझे कोई बताए कि यहाँ इंग्लैंड के अंदर क्या इस किस्म की दहशतगर्दी का कोई वाक़या फिर हो सका? नहीं हो सका, इसलिए कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अलर्ट हो गई। फिर उन्होंने अपना जो है रोल जिस तरह उनको निभाना चाहिए था निभाया, और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बरमला उस वक्त जब वो वाक़या हुए तो उस वक्त बाकायदा मीडिया के ऊपर आके उन्होंने ये माना कि हमसे कोताही हुई, हमसे गलतियाँ हुई, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए था, कुछ लोग हमारे रडार के ऊपर थे। इसी तरह आज पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनके रडार के ऊपर भी जो लोग हैं उनको बाहर निकालें आप, उनको छूट देने की या उनके साथ नरमी बरतने का कोई तुक नहीं है, उनको आप बाहर निकालें। उनके जो रवाबत हैं उन दहशतगर्दों के साथ जो वहाँ बैठे हुए हैं अफ़गानिस्तान, उनके रवाबत को एक्सपोज करें, अवाम के अंदर खुला एक्सपोज करें उसको, उन नेटवर्क को आपको तोड़ना होगा। अगर आप वो नेटवर्क तोड़ नहीं सकेंगे तो फिर ये दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं रुकेंगे और फिर शायद कुछ कोफ्तों का शायद ये भी हो कि इस किस्म के वाक़यात करने से पाकिस्तान के अंदर एक मज़ीद अफरा तफरी फैलेगी, एक मज़ीद जो है बदअमनी फैलेगी। माशी तौर पर तो पहले ही हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं, माशी तौर पर हमें अपने पाँव पे दोबारा खड़ा होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के अवाम का खून निचोड़ा जा चुका है, पाकिस्तान के अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं और अभी और नए नए टैक्सेस, नए नए जो वाजिबात हैं उनके ऊपर बढ़ाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अवाम है वो कितनी देर तक ये सारा बोझ बर्दाश्त करेंगे? इसलिए हमें पाकिस्तान का जो है निज़ाम ज़िंदगी, पाकिस्तान का जो अमन है उसको कायम रखने के लिए बड़ी तुंदी से, बड़ी खंदा पशानी से और बड़ी जवामर्दी से उन लोगों के बिलों के अंदर जाना पड़ेगा, उनके ऊपर हाथ डालना पड़ेगा, वरना ये वाक़यात रुकेंगे नहीं। और फिर इलेक्शन का ऐलान भी हो चुका है, अगर इसी तरह के वाक़यात जारी रहे तो फिर इलेक्शन क्या खाक होंगे, फिर कौन सी पार्टी अपनी जो है वो कैंपेन चला सकेगी। और फिर एक ही सेक्ट को निशाना बनाया जा रहा है। आज मौलाना फजल रहमान ही को अगर टारगेट किया गया तो उसके पीछे को पस मंज़र तो होगा, कुछ अवामल तो होंगे। इसलिए ये सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए ताकि अवाम को पता चले कि ये सारा खलवाड़ क्या हो रहा है। अब आते हैं एक दूसरे नुक्ते की तरफ। इमरान खान साहब के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अपने दौर के एक मंजे हुए क्रिकेटर, उनकी जो लीगल टीम है वो
एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक देने के लिए पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक देने के लिए बार बार आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू कर रहे हैं कि तोशा खाना केस को रोक दिया जाए, उसकी प्रोसीडिंग जो है वो यहाँ स्टॉप कर दी जाए। इससे कबल वो गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो ही हैज़ रिफर्ड दिस मैटर बैक टू द ट्रायल कोर्ट, जो कि एक मरवजा कानून है पूरी दुनिया के अंदर कि जो ट्रायल कोर्ट है, जब एक दफ़ा प्रोसीडिंग शुरू हो जाए और वो कंक्लूड होने के बिल्कुल पहुंच चुका मामला ख़त्म होने को है, ये प्रोसीडिंग ख़त्म होने वाली है, कंक्लूजन होने वाला है, तो इस ज़मन में फिर आप बार बार अगर आला अदलिया के दरवाज़ों पे दस्तक देंगे, बार बार आप वहाँ जाके अपने वो डॉकेट नंबर लेंगे, आपको फौरी, मुझे ये मेरी समझ से बालातर बात है कि कानून भी कोई चीज़ है, आइन भी कोई चीज़ है, और एक मरवजा कानून है पूरी दुनिया का कि जब ट्रायल कोर्ट में एक मामला शुरू हो जाए, वो जितनी देर तक अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचता उतनी देर तक वो ट्रायल ख़त्म नहीं हो सकता, मां सिवाय एक नुक्ते पे। सिर्फ एक उसका रीज़न हो सकता है कि इफ़ देर इज़ ए मैटर ऑफ लॉ, पॉइंट ऑफ लॉ जिसे कहा जाता है, अगर वो कोई नुक्ता रेज हो चुका है तो वो भी आपको वो नुक्ता जो है वो ट्रायल कोर्ट के जज के सामने ही पेश करना पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट का जो जज है उसी से इस्तदा करनी पड़ेगी। आप, मेरा ख्याल है, कम व बेश इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो 10 से ज़्यादा एप्लीकेशनें दे चुके हैं, बार बार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रेफ़र कर देती है मामले को दोबारा हाई कोर्ट से फिर उनको जाना पड़ता है ट्रायल कोर्ट, फिर वो वापस जाते हैं। अब आपका नुक्ता तो एक ही है कि पहले आपने कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे, फिर आपने फेयर ट्रायल पे, फिर आपने जो है वो एविडेंस के ऊपर बात चलाई। किसी एक नुक्ते पे तो आप ठहरें। कानून भी आखिर कोई चीज़ है, पाकिस्तान का एक आइन है, एक कानून है, अदालतों का एक निज़ाम है, घिसा पिटा है जो भी है, मगर कुछ निज़ाम तो है। आप सुप्रीम कोर्ट से के पास जाने से क्या हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि आपको एक उम्मीद है कि आखिरी उम्मीद है, जाके दस्तक दे ही दो। 6 हफ्ते रह गए उनके, वो 6 हफ्ते के बाद तो मंजर से गायब हो जाएंगे, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में से कौन बचाएगा? फिर आपकी मर्ज़ी के बेंच नहीं बनेंगे, फिर आपकी मर्ज़ी से जो है वो ये जो 15-15, 20-20 रोज़ाना के तौर पे जो बेल एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं और उनकी ज़मानतें हो रही हैं, फिर ये मामला नहीं होगा। चंद दिन डिले के लिए आप अपने आप को क्यों ख़राब कर रहे हैं? और आवाम के अंदर भी एक मजाक बन रहा है कि आप बार बार एक ही नुक्ते के ऊपर विदाउट एनी वैलिड एविडेंस, विदाउट एनी वैलिड पॉइंट ऑफ लॉ आप बार बार कोर्ट के अंदर दस्तक दिए जा रहे हैं। मेरी समझ से ये बात बालातार है। मैं समझने से कासर हूँ, कानून का एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से जो बात मैं समझता हूँ वो ये कि मासवाय ये कि आप डिले टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं। और मैं ये बात गोश गुजार करना चाहता हूँ नाजरीन के भी, और जो मोहतरम इमरान खान साहब की लीगल टीम है उनके भी। आप जितनी मर्जी कोशिशें कर रहे हैं, ये तोशा खाना केस हो या वो 190 मिलियन वाला जो मामला है फ्रॉड का वो हो, या वो जो फॉरेन फंडिंग वाला, ये तीनों केसेस ट्रायल होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, इन तीनों केसेस के अंदर एम्पल एविडेंस है, ओवरवेलमिंग एविडेंस है उनके पास। और फिर चौथा मामला जो है वो सबसे ख़तरनाक, वो है वो 9 मई वाला। उसके अंदर आपको जो वो शामिल तफ्तीश तो कर लिया गया है, आपके ऊपर जो FIR हैं वो भी काटी जा चुकी हैं। अगर उनकी इमरान खान साहब की लीगल टीम ये समझती है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई शहादतें नहीं है, कुछ नहीं है, तो जाएं आप जाके चैलेंज करें, इनसफिशिएंट एविडेंस की बिना पे नो केस टू आंसर की एप्लीकेशन दें और अदालत के सामने अपने दलाइल दें, कानूनी दलाइल दें, रीज़न दें, और आप अपना पॉइंट ऑफ लॉ जो है वो सामने रखें, प्रेसिडेंट जितने पुराने हैं वो सारे सामने रखें। ये जो बातें हैं आप बार बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ऐसा करने से ट्रायल रुकेंगे नहीं। अदालती मामलात ना तो सड़कों पर तय होते हैं और ना ही बार बार डिले टैक्टिक यूज़ करने से तय होते हैं। इस वक्त तो आपको एक आशीर्वाद मिली हुई है, कुछ नरम गोशा भी है, इसलिए आपको ये रिलीफ मिल रहा है वक्ती तौर पे। मगर जब 6 हफ्ते गुजर जाएंगे फिर क्या होगा? फिर वही चक्की होगी तो वही गेड़ा होगा। इसलिए चाहिए आपको कि आप अपने केसेस की पूरी तरह से तैयारी करके अदालतों के अंदर जाएं,
अपने दलाइल दें, अदालतों के अंदर जाके चैलेंज करें, एविडेंस को चैलेंज करें। मास में इसकी आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप जजों से लड़ेंगे तो मामलात हल नहीं होगा। आप अदालतों से के चक्कर अगर लगाएंगे, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से तो वापस हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, तो फिर ये इस तरह तो कितनी देर काम ये चलेगा। आपने एक नारा लगाया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नारा था कि इंसाफ की खातर मैंने ये पार्टी बनाई है। तो अब जब आप दूसरों से कहते थे कि वो रसीदें नहीं लाए, बेशक वो नहीं ला सके और मुझे कोई डाउट नहीं है, उनके पास भी कोई एविडेंस नहीं थे, कोई रसीदें नहीं थी, कुछ नहीं था उनके पास, वो ला भी नहीं सकते थे, वो अपना एविडेंस दे ही नहीं सकते थे कोर्ट में। आज आपसे भी वही सवाल किया जा रहा है कि आप भी अपनी रसीदें दिखाएं। तोशा खाने के अंदर जो खलवाड़ किया आपने, उसकी आप जेन्युइन ओरिजिनल रसीदें दिखाएं अगर आपके पास हैं तो। अगर नहीं है तो कन्फेस करें, जाके कोर्ट के अंदर मान जाएं कि मैंने ये गलती की है। तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, कोई पहाड़ नहीं गिरेगा, ना ही जेलें जो हैं वो उनकी दीवारें सरों पे गिरती हैं और ना ही आसमान जो है वो नौज़बिल्ला ज़मीन पे आता है। सियासतदान, अच्छा सियासतदान और अवाम के अंदर पजीराई रखने वाला सियासतदान वही होता है जो मुश्किल वक्त में स्टैंड करे, जो मुश्किल वक्त में खड़ा हो, जो जेलों से न डरे, जो संगलाख पहाड़ों से न डरे, जो किसी गोलियों से न डरे। आप ठीक है, जान बचानी सबका फ़र्ज़ है, मगर आपके बकौल जब मौत आनी है उस वक्त आनी है जब अल्लाह की मंशा होगी, जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी। उसके पहले तो मौत आ नहीं सकती। हमारा ये ईमान है। इसलिए आप ये जेलू वेलू से न डरें, आप अपने मुकदमात का सामना करें और अक्ल और दानिश और फ़हम और फ़रासत से सामना करें। इसके बगैर और कोई चारा नहीं। मैं इसी पे आज इक्तफ़ा करता हूँ। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।